हेलो दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं आज अध्याय 2 की। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी, उसी तरह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। मतलब लोग शिकार करने से कहाँ तक डेवलप हुए। पहले लोग शिकार करते थे, अब उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया, आग की खोज कर ली, गुफाओं से लेकर झोंपड़ियों तक का सफर, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस अध्याय में। तो हम शुरुआत करते हैं एक एग्ज़ाम्पल से, जो कि है तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। जैसे कि हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग रेल यात्रा ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनसे अपने बजट का भी वो रहता है कि हम आराम से कर भी सकते हैं, और वो ठीक भी रहता है, और ज़्यादा लंबा सफ़र उसी से ठीक रहता है। तो इसलिए वह एक शादी में जा रहा था दिल्ली से चेन्नई। जैसे ही वह खिड़की वाली सीट पर बैठता है, वह बाहर का नज़ारा देखने लगता है। ज़्यादातर हम लोग भी यही करते हैं। वह देखता है कि तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने पेड़ पौधों, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटती चले जा रही थी। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की है बस। तो वह बोलने लगा कि आखिर अभी से शुरुआत हुई है रेल की, कुछ सालों पहले से ही। तो पहले के लोग कैसे यात्राएं करते होंगे, वो यात्राएं करते थे या नहीं, या एक ही जगह पर रहकर अपनी ज़िंदगी बिता देते थे। तो हम इस बारे में जानेंगे आज। आखिर आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हमने जाना पिछले चैप्टर में कि वो लोग मतलब यहाँ से वहाँ क्यों घूमते थे, शिकार करने के लिए, या कोई चीज़ों को ऐसे फल फूल दाने इकट्ठे करने के लिए, इन सब के लिए वो इधर से उधर यात्राएं करते थे, जिन्हें आज हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। वह भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठे किया करते थे। इसलिए वह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इन्हीं कारणों से वो यात्राएं करते रहते थे। जैसे कि हम कुछ कारण जानते हैं कि किन कारणों से वे जाते होंगे। जैसे पहला कारण ये है कि जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। और हम दूसरे कारण की बात करते हैं, वह जानवर के शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो उनका पीछा करते करते वह भी उनके पीछे जाने लगे इस तरह। और हम जानते हैं तीसरा कारण, वह पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहे हैं। चौथा कारण जानते हैं कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है, और पानी झीलें झरना नदियों में कुछ ही टाइम पर मिलता है, कोई कहीं कहीं सूख जाता है, क्योंकि कोई सी ऐसी नदियाँ और झीलें रहती हैं जिनमें परमानेंट पानी रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसी रहती हैं, और ज़्यादातर तो ऐसी रहती हैं जहाँ पर सूख जाती हैं, मौसम के अनुसार ही उनमें पानी रहता है। तो इस कारण वह इधर से उधर भी जाते होंगे। तो यही कारण है कि उन लोगों की यात्राएं उनने शुरू कर दी। अब हम जानेंगे कि हमें आरंभिक मानव के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें। आखिर हमें कुछ ऐसी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं जिनका उपयोग आखिर खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों की मुट्ठी लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे शिकार करने के लिए। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के लिए और झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए किया करते थे। अब हम जानेंगे कि वह रहने की जगह कैसे निर्धारित कर पाते थे। आखिर हमें कई तरीके के साक्ष्य मिले हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उनने शुरुआत कहाँ से की रहने की। जैसे कि हम इस मानचित्र में देख सकते हैं, ये पुरापाषाणिक पुरास्थल जो रेड कलर से है। सबसे पहले हमें साक्ष्य मिलते हैं भीमबेटका में, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। भीमबेटका एक क्षेत्र। भीमबेटका में कई गुफाएं हैं जहाँ हमें साक्ष्य मिलते हैं कि इन्होंने सबसे पहले यहाँ से शुरुआत की। इसके बाद यहाँ पे कुन्नुल की गुफाएं हैं, हुसगी है, और कई जगह हैं जहाँ से हमें इन चीज़ों का पता चलता है। उसके बाद ये नवपाषाण पुरास्थल, ये हल्लूर, पेयमपल्ली,
महागढ़, कोलीडभा, चिराद, बुरज़होम, मेहरगढ़, यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं नवपाषाणिक पुरास्थल के। और ये जो ग्रीन है वो ब्रह्मगिरी आदि स्थान पर यहाँ महापाषाणिक पुरास्थल। और ये इनाम गांव, यहाँ पे आरंभिक गांव की शुरुआत हुई, इस चीज़ों का साक्ष्य मिलता है। कुछ आधुनिक नगर भी विकसित हुए, जैसे कोलकाता, मुंबई आदि। आखिर इन चीज़ों के साक्ष्य हमें कैसे प्राप्त हुए? हमें पता है, जैसे हम छोटे बच्चे रहते हैं हमारे घर में, दीवारों पर कोई पेंटिंग करते रहते हैं, अपना नाम लिखेंगे या कोई ड्राइंग बनाएंगे ऐसे, या किसी चीज़ से बचने के लिए भी गुफाओं में रहा करते थे, तो वहाँ पर हमें साक्ष्य मिले हैं कोई चित्रकलाओं की, कोई लिखा हुआ कोई चीज़। तो इससे हमें पता चलता है कि आरंभिक मानवों ने यहाँ पर रहना स्टार्ट किया है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि एक शैल चित्रकला है, इससे हमें क्या पता चलता है? शैल चित्रकला मतलब कोई चित्र बनाया उसके द्वारा हमें मिला है। जैसे जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश के भीमबेटका में जाना। अब हम बात करते हैं एक मतलब पुरास्थल की। पुरास्थल मतलब कोई पुराना स्थान हो, जैसे जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए, जिससे हमें बहुत से साक्ष्य मिले हैं। कोई ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर, समुद्र और नदी के तल में पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। अब इन लोगों ने आग की भी शुरुआत कर ली थी, आग की भी खोज कर ली थी, मतलब हमें ये कुन्नूल गुफाओं में प्राप्त होते। कुन्नूल गुफाएं आज के शायद आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में हमें इन चीज़ों को साक्ष्य मिले हैं। उन चीज़ों के साक्ष्य में किस प्रकार मिले हैं जो हम देखते हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूंजने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर रखने और उन्हें भगाने के लिए इनका प्रयोग किया होगा। तो हमने जाना कि इन्होंने आग की खोज भी कर ली थी। अब हम जानते हैं नाम और तिथियों के बारे में। जैसे पिछली कक्षा में हमने जाना था कि इतिहास की शुरुआत किस सन से हुई है, उसी प्रकार हम इन कुछ तिथियों को जानते हैं कि हमारा पुरापाषाण काल जो पुराना इतिहास है उसके बारे में कैसे जानें। जो आरंभिक काल है उसे हम पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है, जहाँ पे जैसे कि पत्थर के औजार बनाया करते थे, इसलिए इसे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से लगभग 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक काल, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था, मतलब छोटे आकार के औजार। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते। जैसे कि हमने जाना कि लगभग 20 लाख साल पहले पुरापाषाण की शुरुआत मानी जाती है और 12,000 से लेकर 10,000 के बीच मध्यपाषाण, उसी तरह 10,000 साल पहले से अब तक की नवपाषाण युग की खोज हुई। इसे हम नवपाषाण के नाम से जानते हैं। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं जिनके बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। अब बात करते हैं हम बदलती जलवायु की। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहा करते थे। जैसे कि हमने देखा था कि शुरुआत में मानव ज़्यादा जानवरों की खोज नहीं हुई थी, जैसे कि गाय, भेड़, बकरी, इन चीज़ों को ही वो जानते थे। इससे धीरे धीरे करके जलवायु के कारण धीरे धीरे करके जानवरों की संख्या भी बढ़ी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे
वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करते रहे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों का पकड़ कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। जैसे कि हम जानते हैं साउथ साइड अभी भी मछली और चावल का ही ज़्यादा यूज़ होता है। उसी तरह से मतलब कुछ ना कुछ पहले जैसा तो अभी भी है ही। ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से बदल गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो साक्ष्य ऐसे मिलते हैं कि हमें लगता है कि पहले जैसा अभी भी कुछ ना कुछ तो है। अब हम बात करते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक भी बन गए। इस तरह लोगों ने अपने आसपास की जगहों पर चारा को इकट्ठा करके, घास को इकट्ठा करके पशुओं को आकर्षित करने के लिए और उन्हें पालतू बनाने के लिए ये सब किया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे और इस तरह वह धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए। अब हम एक छोटी सी जानकारी देखते हैं, घरेलूकरण की प्रक्रिया ये क्या होती है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पौधों तथा जानवरों को चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हें पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दाने के भार को संभाल सकें। मतलब कि उन्हें उच्च गुणवत्ता की उन्हें क्या बोलते हैं, मतलब उन्हें उच्च गुणवत्ता की भी समझ थी। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन चीज़ों के बारे में भी जानते थे वो। पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ये प्रक्रिया अभी भी मौजूद है। फसलों की गुणवत्ता को जांचने के लिए ये अभी भी किया जाता है। हम जानते हैं एक नवीन जीवन शैली के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम एक प्रैक्टिकल को करके देखेंगे। जैसे पौधों के बीज को बोकर देखें और फिर हम पाएंगे कि वह उन्हें उगने में कुछ समय लगता है, कुछ महीने भी लग जाते हैं और कुछ वर्ष भी लग जाते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल हैं। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था ताकि अगली बार हम फिर से कृषि की उपज कर पाएँ। इसलिए उन्हें बहुत संभाल के रखना पड़ता था, उनका भंडारण करना पड़ता था। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदकर इन्हें स्टोर करने लगे। फिर हम बात करेंगे जानवरों की, जो चलते फिरते खाद्य भंडार थे। जानवर बड़ी संख्या में, जैसे उनके बच्चे होते थे तो उनकी संख्या बढ़ जाती थी। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है।
अब हम जानेंगे कि आरंभिक कृषि और पशुपालन कैसे किया गया। जैसे कि हमने मानचित्र में देखा था, भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल की गुफाएं, बुर्ज़होम, इन जगहों पर हमें कई जगह साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालन के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर देश में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब हम एक स्थायी जीवन की ओर चलते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि हमने जाना था कि लोग पहले गुफाओं में रहते थे, उनका विकास धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर उन्होंने झोंपड़ियों में रहना शुरू कर दिया। जैसा कि हमने बुर्ज़होम, जो वर्तमान कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलने की जगह मिलती है, जैसे कि आज के समय पर भी होता है। गांव में बाहर वह चूल्हों पे खाना बनाते हैं जो खुले में रखा रहता है। उसके बाद कोई बारिश के कारण, आंधी तूफान, इनकी वजह से उन्हें वो आग नहीं जलती, इसके कारण उन्हें अंदर जाना पड़ता है। इसी तरह के साक्ष्य हमें उस टाइम के मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो प्रापाषाणिक उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था, और इस चीज़ का प्रयोग, ओखली और मूसल का प्रयोग, हम आज भी करते हैं। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जैसे कि हम ये देख सकते हैं कुछ औजार, इन औजारों का उपयोग हमने जाना था पिछली बार भी। इन औजारों का उपयोग कोई चीज़ खोदने के लिए, सिलने के लिए या फिर लकड़ियाँ चीरने के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए किया जाता होगा। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, मतलब इन्हें सजाया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, मतलब बहुत हद तक इनका विकास हो गया था। हमें पता है कि इतने सारे परिवर्तन एक साथ तो नहीं आए होंगे, धीरे धीरे उन्हें टाइम लगा होगा। इस प्रकार वह एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब हम कुछ जैसे मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के साक्ष्य सूक्ष्म निरीक्षण देखेंगे। मेहरगढ़ ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ उपजाना और भेड़ बकरियों का पालन सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख
रखे जाते हैं। ऐसा मेहरगढ़ में देखा गया है कि जिस इंसान की मृत्यु हो जाती है उसकी कब्र में खुदाई करके उसकी कब्र में उसके साथ कुछ औजार भी रख दिए जाते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस जीवन के बाद भी जीवन है। तो वहाँ पर अगर उन्हें ये चीज़ें नहीं मिली तो अपना वे गुजारा कैसे करेंगे, अपना पेट कैसे भरेंगे, इसलिए कुछ औजार, पत्थरों के औजार या बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं उनके साथ, क्योंकि परलोक में मृतकों के खाने के लिए रखा गया होगा, उनकी ऐसी मान्यता थी। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है, जहाँ हमने कुछ उपयोगी शब्द यूज़ किए हैं, जैसे आखिरक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग और कब्र। इस सब के बारे में हमने जानकारियाँ प्राप्त की हैं। जैसे कि हम जानते हैं इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी इनकी चलन है, जैसे कि ओखली का प्रयोग आज भी हम करते हैं। बहुत सी ऐसी कहीं ना कहीं, बहुत सब कुछ तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि पहले की चीज़ें आज भी हम यूज़ करते हैं, पहले की बहुत सी चीज़ें आज हम देखते हैं अपने आसपास होते हुए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम उनसे बहुत भिन्न हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सी चीज़ें हैं जो हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा, बहुत सी चीज़ें हमने देखी।